Hello everyone. In this session we will discuss about the solution of the mock test of chapter EM waves. Let's discuss our first question. If E vector and B vector it represents electric and magnetic field vectors of electromagnetic waves, the direction of propagation of electromagnetic wave is along. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है वेक्टर्स हैं, हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बतानी है कि किस डायरेक्शन में हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी। कैसे? मान लो हमारी जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। वाई डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड डायरेक्शन में हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब जब हम E क्रॉस B करेंगे तो E किस डायरेक्शन में है, जे कैप में, डायरेक्शन ले रही हूं मैं जे कैप, क्रॉस B किस डायरेक्शन में है, के कैप। तो जे क्रॉस के क्या होता है, हमारे पास आई कंपोनेंट मिलेगा, आई कैप डायरेक्शन मिली, और आई कैप क्या है, एक्स डायरेक्शन की अलोंग हम लेते हैं, तो एक्स डायरेक्शन के क्रॉस ही तो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। ठीक है, तो जब आप ई क्रॉस बी फाइंड करते हो तो हमें क्या मिलती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of contribution made by electric field magnetic field component to intensity of EM wave is। अब देखो EM वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशंस है, मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशंस प्रेजेंट है। तो इनके यहाँ पे एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी स्टोर होती है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी स्टोर होती है। और जब EM वेव्स फ्री स्पेस में ट्रैवल करती हैं तो ये जो एनर्जी कंट्रीब्यूशन होती है ये सेम होती है, यानी कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी उतनी ही एनर्जी जो है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। और जो इंटेंसिटी होती है वो हम ऐसे फाइंड करते हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अगर दोनों ही एनर्जीज जो है सेम वैल्यू है, हमारे पास जो एनर्जी स्टोर हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में वो भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में है वो भी सेम है, तो इंटेंसिटी में कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो सेम ही रहेगा। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के साथ वेरी करती है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, या फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में देख सकते हो आप। अब जब हम एनर्जी देखते हैं दोनों में एनर्जी क्या है, सेम ही स्टोर हो रही है, तो एम्पलीट्यूड भी हमें सेम ही मिल रहा है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो इंटेंसिटी में आता है दैट इज इक्वल 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या गिवन है, 2 × 10⁻⁷ sin of 10⁻³ plus 1.5 into 10⁻12t टेस्ला। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमें वेवलेंथ फाइंड करनी। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन से, बी नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, वेव की डायरेक्शन देखो, के में के के साथ क्या है एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। अब देखो दोनों पॉजिटिव टर्म्स है, के एक्स भी और ओमेगा टी भी, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, ये बात हमें पता है। ठीक है, अगर यहाँ पे होता ना के एक्स माइनस ओमेगा टी की एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे लिखते कि ये एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है या नेगेटिव में। अब हमें क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ। हमें पता है वेवलेंथ का रिलेशन तो वेव वेक्टर के साथ होता है, k = 2π/λ। कंपैरिजन के साथ हमें k की वैल्यू क्या मिली, 10⁻3। अब यहाँ पे फिल कर देते हैं हम पाई अपॉन वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ क्या आ गई, 2π डिवाइडेड बाई 10⁻3, 2 × 3.14 × 10⁻³ तो ये कितना बना हमारे पास, 6.28 × 10⁻³ मीटर, यानी कि 6.28 मिलीमीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल, ने क्या किया, वेवलेंथ को चेंज कर दिया, डबल कर दिया। व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी ऑफ फोटोन, अब फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E = h न्यू।
वेवलेंथ के साथ रिलेशन कैसा होता है, एस सी बाय लैम्डा, यानी कि एनर्जी वेवलेंथ के साथ इनवर्सली वेरी कर रही है। अब वेवलेंथ डबल कर दी तो ई डैश क्या हो जाएगा, 1/2 लैम्डा। तो ई डैश क्या मिला हमें, 1/2 लैम्डा, यानी कि ई 1/λ क्या है हमारे पास, ई की वेरिएशन है, तो E/2। तो एनर्जी क्या हो रही है, हाफ हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड्स ऑफ माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स आर। माइक्रोवेव की स्पीड, इंफ्रारेड की और अल्ट्रावायलेट की। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन शोइंग द डिफरेंट वेव्स इन वैक्यूम। अब देखो ये सभी वेव्स क्या हैं, ईएम वेव्स ही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमें इनको पढ़ा है कि ये सभी क्या है, ईएम वेव्स है। और हमें ये भी पता है ईएम वेव्स वैक्यूम में सेम स्पीड के साथ ट्रैवल करती है। वैक्यूम में इनकी स्पीड कितनी होती है, सेम ही होती है, सी स्पीड के साथ ट्रैवल करेंगी। सो ऑप्शन बी जो आएगा दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वैक्यूम में पूछा, अगर मीडियम चेंज हो जाता फिर तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ वेरिएशन देखते, तब क्वेश्चन, तब सिचुएशन कुछ और बननी थी। बट यहाँ पे वैक्यूम की बात की गई है, तो ईएम वेव जो होती हैं वो सेम स्पीड के साथ ही ट्रैवल करती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्ट दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा पोलराइजेशन, क्योंकि जो पोलराइजेशन प्रोसेस है वो वही वेव शो करती है, वेव्स दैट हैव ट्रांसवर्स नेचर। जिन वेव्स का ट्रांसवर्स नेचर होगा वही पोलराइजेशन फिनोमिना जो है वो शो करती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर है, तो वो हमें कैसे पता कर सकते हैं, पोलराइजेशन से पता कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो पोलराइजेशन प्रोसेस शो नहीं करती। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द मैक्सवेल हाइपोथेसिस अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू। तो मैक्सवेल ने ये इक्वेशन दी थी, मैक्सवेल्स इक्वेशन, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस कर्ल बी बाय कर्ल टी। अब देखो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, टाइम वेरिंग है, क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है हमें। तो इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं हम, कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करो तो हमारे पास क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वैक्यूम, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेवलेंथ हमें निकालनी है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 5 × 10⁻19 हर्ट्ज। अब हमें पता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेवलेंथ किसके इक्वल आ गई, c बाय न्यू। c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास 5 × 10⁻19 हर्ट्ज या पर सेकेंड में आती है ये। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इट इज 0.6 × 10⁻19 8 माइनस 19 होगा यहाँ पे। ये बना, पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं, 6 × 10⁻−12 मीटर आ गया हमारे पास आंसर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, magnetic field amplitude of an electromagnetic wave is traveling in the free space। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हमें कितना गिवन है, टू इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड गिवन है, हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना है। तो हमें ये रिलेशन पता है,
राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड किसके इक्वल आ गया, c इंटू बी नॉट, और ये किसके इक्वल आ गया, 3 इंटू 10⁸8, बी नॉट की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, तो ये आ गया 6 इंटू 10⁻1 यानी कि 60 वोल्ट पर मीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द ईएम वेव प्रोपगेटिंग अलोंग z डायरेक्शन, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है हमारी, वो पॉजिटिव z एक्सिस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर। अगर ये z डायरेक्शन में है तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड x और y डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि k डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। बी भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये भी ऑप्शन नहीं बन रहा, क्योंकि k डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ नहीं हो सकती। करेक्ट ऑप्शन इज डी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो गई, x एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ EM वेव इन ए मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये EX कंपोनेंट 0, EY कंपोनेंट गिवन है, EZ कंपोनेंट इज 0। द वेव इज, अब हमें बताना है कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर, देखो EY कंपोनेंट क्या गिवन है, 2.5 cos ऑफ 2 पाई इंटू 10⁻6 t माइनस पाई इंटू 10⁻2 x। अब यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करें EY को, E नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, के के साथ जो वेरिएबल होता है वही हमें डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, तो यानी कि x है तो x डायरेक्शन आएगी। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या नेगेटिव एक्स एक्सिस, देखो अगर एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव है, यहाँ पे ये टर्म पॉजिटिव है ये टर्म नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ही आएगी। अगर ये ऐसे होता, दोनों पॉजिटिव टर्म्स मिल रही हैं या फिर दोनों नेगेटिव टर्म्स, यानी कि दोनों टर्म्स का सेम साइन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या लेते हैं, माइनस एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो। अब यहाँ पे क्या है, एक टर्म पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी कि ऑपोजिट साइन की है ये टर्म्स, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन प्रोपगेशन होगा। तो ये ए ऑप्शन तो गया। अब इनमें से चेक कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है और वेवलेंथ पूछी गई है, निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी देखो कंपेयर किया तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई इंटू 10⁻6। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 पाई एफ इंटू 10⁻6, ये 2 पाई कैंसिल हो गया, फ्रीक्वेंसी कितनी मिली, 10⁻6 मिली। फ्रीक्वेंसी तो सभी में सेम ही है। ये वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं। वेवलेंथ हमारे पास कैसे निकालेंगे, के साथ रिलेशन होता है, के इज 2 पाई बाई लैम्डा। अब के को कंपेयर करके देखो के की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, पाई इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो यहाँ पे फिल कर देंगे, 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू पाई इंटू 10⁻⁻2, पाई के साथ पाई कैंसिल, यहाँ से वेवलेंथ कितनी मिली, 200 मीटर। सो ऑप्शन सी आएगा, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ऑप्शन में। दूसरी बात, वेवलेंथ मीटर में है तो ये ऑप्शन तो निग्लेक्ट ही हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा, वेवलेंथ 100 नहीं आ रही, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ ईएम वेव इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि रिलेटिव परमिबिलिटी हमें गिवन है, परमिटिविटी गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को। रिलेटिव परमेबिलिटी हमें क्या गिवन है, 4। हमें स्पीड निकालनी है तो मीडियम में पूछी है, मीडियम में हम कैसे निकालेंगे, म्यू एम एप्सिलॉन एम, क्योंकि फ्री स्पेस में तो हमें पता है ये होती है, ये फ्री स्पेस में होती है। अब मीडियम की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, म्यू नॉट म्यू आर, एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन आर।
क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी मतलब मीडियम में वैल्यू इन द डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस में वैल्यू, तो मीडियम की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसी तरह से म्यू एम की वैल्यू निकालेंगे, वो म्यू नॉट म्यू आर आ जाएगी। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं हम, ये फैक्टर और साथ में ये फैक्टर। अब ये वाली चीज देखो, ये क्या है, ये c बन रहा है, फ्री स्पेस में जितनी स्पीड होती है, तो वेलोसिटी स्पीड हमारी क्या बनी, c अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं। c की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁻8, म्यू आर इज 4 इंटू 2.25 एप्सिलॉन आर की वैल्यू, तो ये कितना बनेगा हमारे पास, 9 आ गया। 9 रूट के अंदर है, तो जब बाहर आएगा तो 3 आएगा स्क्वायर रूट से, तो वेलोसिटी कितनी मिली, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम, इंफॉर्मेशन। अब जब ये वेव जो है ट्रैवल करेगी, तो इंफॉर्मेशन तो ये कैरी करती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर तो होती ही है जब वेव ट्रैवल करती है। दूसरा, ये एनर्जी भी कैरी करती है, फिर इनके पास मोमेंटम भी होता है, कुछ ना कुछ मोमेंटम भी ट्रांसफर करती हैं। ये करेक्ट ऑप्शन इज चार्ज, ये चार्ज ट्रांसपोर्ट नहीं करती वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, polarization of electromagnetic wave is in the direction of electric and magnetic field, direction of electric field, direction of magnetic field cannot be polarized। ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, क्योंकि EM वेव क्या है, ट्रांसवर्स नेचर है इनका, और ट्रांसवर्स नेचर है तो यानी कि ये पोलराइज्ड तो होंगी ही, ये पोलराइजेशन प्रोसेस जो है वो शो करेंगी, ठीक है। अब जो पोलराइजेशन है वो हम किसके वाइब्रेशंस को देखते हैं, वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं। जब भी हम पोलराइज लाइट को देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें हम वाइब्रेशंस किसकी देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही देखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, दैट इज वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, displacement current goes through the gap between plates of capacitor when the charge on capacitor is। अब जैसे मान लो ये कैपेसिटर है, ये हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया, सर्किट कंप्लीट करने से क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आने लग गया और यहाँ पे नेगेटिव। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये इस गैप में प्रेजेंट होता है डिस्प्लेसमेंट का। अब विद द टाइम देखो क्या हो रहा है, विद द टाइम जो चार्ज है प्लेट पे वो चेंज हो रहा है, कि चार्जिंग हो रही है, तो एक प्लेट पे चार्ज क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दूसरी प्लेट पे चार्ज नेगेटिव डिपॉजिट हो रहा है। पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट मतलब यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो विद द टाइम चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। चार्ज इंक्रीज होने से चार्ज चेंज हो रहा है ना विद द टाइम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही है, विद द टाइम चेंज हो रही है, तो ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब पूछा क्या गया है कि चार्ज जो है कैपेसिटर पे वो क्या होगा, इट इज चेंजिंग विद द टाइम, विद द टाइम चेंज हो रहा है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रही है, विद द टाइम चेंज हो रही है, और विद द टाइम चेंज होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वेव इन ए मटेरियल इज, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। किसी मटेरियल में ये लाइट वेव पास कर रही है उस फ्रीक्वेंसी के साथ, एंड वेवलेंथ कितनी गिवन है, 5000। अब हमसे पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है क्या होता है, सी अपॉन बी। अब यहाँ पे पहले हमें बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मीडियम में मटेरियल में लाइट वेव ट्रैवल कर रही है, तो स्पीड पता होगी तभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। तो हमारे पास ये रिलेशन होता है बी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 2 इंटू 10⁻14, वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम, तो ये कितना बन गया, 2 इंटू 5 इंटू 10⁻19, ये -10
और ये इसको कंबाइन कर दिया 10⁻³ तो स्पीड कितनी आ गई 5 to the 10 इंटू 10⁻৯ आ गया ये इंटू 10⁻³ तो ये कितनी पावर्स बन गई 9 and 3 12 and 13। अब इसमें फिल कर देते हैं हम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ ये 14 है 14 हर्ट्ज है 14 माइनस 10 इज 4 यहाँ पे 4 आएगा 4 3 7 7 प्लस 1 8 तो 10⁸ जो है स्पीड आ गई ये कैंसिल हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मिला हमारे पास 3 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द डायमेंशंस ऑफ दिस आर अब ये क्या गिवन है हमें म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 यानी कि 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट और ये क्या होती है स्पीड होती है ईएम वेव की फ्री स्पेस में तो स्पीड की डायमेंशंस क्या होती हैं LT-1 तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन If an electromagnetic wave is propagating through the vacuum is described by ये EY कंपोनेंट दे दिया BZ कंपोनेंट अब हमें बताना है कि इनमें से रिलेशन क्या होगा। देखो हमें पता है कि एम्पलीट्यूड की रेशियो क्या होती है C ये C तो रिलेशन गिवन नहीं है हमें E0 इज इक्वल टू B0 इंटू C ये रिलेशन बन गया। अब हमें ये पता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा हम क्या करेंगे इस टर्म को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। अब देखो C इज इक्वल टू 2 पाई न्यू और ये लैम्डा अपॉन 2 पाई ये क्या बना 2 पाई न्यू क्या होता है ओमेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई है ये डिवाइडेड बाय के आएगा ना के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाय लैम्डा तो C किसके इक्वल आ गया ओमेगा बाय के यहाँ पे फिल कर देते हैं वैल्यू यहाँ से क्या मिला E0 के इज इक्वल टू B0 ओमेगा सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरेज की वेवलेंथ गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम और हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है रिलेशन क्या होता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा वेवलेंथ क्या आ जाएगी C बाय न्यू यानी कि 3 इंटू 10⁸ सॉरी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गई C बाय लैम्डा तो C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ वेवलेंथ कितनी गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 10⁻18 ऑर्डर की तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थ एटमॉस्फेयर इज रिचेस्ट इन अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड एक्सरेज या माइक्रोवेव्स तो करेक्ट ऑप्शन इज बी इंफ्रारेड रेज जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। थैंक यू।